जो माइटोकांडिया वो सबसे बेहतरीन टॉपिक है। चाहे आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हों या कक्षा 9 के विद्यार्थी रहे हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलते हैं, माइटोकांडिया को हम समझते हैं। आप स्वस्थ होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, आनंद ले रहे हो पढ़ाई का। आइए आज हम आनंद से आपको पढ़ाते हैं माइटोकांडिया। आइए तो हम आज पढ़ा रहे हैं माइटोकांडिया। तो जैसा कि आपको दिख रहा है माइटोकांडिया, तो माइटोकांडिया को हिंदी में हम कहते हैं सूत्र कणिका। तो माइटोकांडिया जो है वो कोशिका का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, क्योंकि इस कोशिकांग के द्वारा ही भोजन जो आप ग्रहण करते हैं उसके जो पोषक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनका जो है संश्लेषण होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण करके ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो इसी माइटोकांडिया में होती है। और ये ऑक्सीकरण कैसे होगा? जब ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइटोकांडिया कोशिका का श्वसन का केंद्र होता है और इसमें ऊर्जा बनती है, इसलिए हम कहते हैं इसे ऊर्जा का बिजली घर, पावर हाउस, या कहते हैं ऊर्जा का घर। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि माइटोकांडिया क्या होती है। अब बात आती है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग में ये होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इसे हम क्या कहते हैं? माइटोकांडिया कहते हैं। तो आई रिपीट, जो कोशिका होती है, कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, उसी में बेलनाकार सूत्र के समान गोलाकार कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हीं को हम माइटोकांडिया कहते हैं, माइटोकांडिया कहते हैं। तो ये हो गया। फिर लिखा है इसकी खोज कोलिकर वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक एक है कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यहाँ पर हमने मेंशन किया है सन 1880 ईस्वी में कोलिकर महोदय ने माइटोकांडिया की खोज की थी। और फिर आगे लिखा है अल्टमान महोदय ने इनकी उपस्थिति का वर्णन किया था विधिवत, और इसीलिए उपस्थित का वर्णन किया था और साथ में इन्होंने इनका नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था प्यारे बच्चों? बायोप्लास्ट। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे किस वैज्ञानिक ने खोजा था माइटोकांडिया को? तो हम कहेंगे कोलिकर महोदय ने। लेकिन इसका अध्ययन किया, विधिवत वर्णन किया, और इसका बायोप्लास्ट नाम जो रखा था वो रखा था अल्टमान ने। यहाँ पर आगे यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब हम चलते हैं इसके पश्चात एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है बेंडा, जिनका नाम है वो वैज्ञानिक का नाम है बेंडा। और सन 1897 ईस्वी में इन्होंने ही इस संरचना का माइटोकांडिया नाम दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप समझ गए कि क्या समझे? बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में इसका नाम माइटोकांडिया रखा। तो इस प्रकार आपने देखा माइटोकांडिया का जो इतिहास था, थोड़ा उसको हमने बताया कि माइटोकांडिया क्या होती है। तो माइटोकांडिया की खोज सन 1880 में कोलिकर वैज्ञानिक ने की थी। अल्टमान महोदय ने इसका वर्णन किया था सबसे पहले, और वर्णन करने के बाद इन्होंने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा था। उसके बाद सन 1897 ईस्वी में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकांडिया रखा। माइटोकांडिया को हिंदी में हम कहते हैं सूत्र कणिका। तो यहाँ तक आपने माइटोकांडिया को समझ लिया। अब इसकी हम संरचना को समझते हैं कि माइटोकांडिया कैसी इसका संरचना होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। आइए चलते हैं संरचना की ओर। तो प्यारे बच्चों दिख रहा होगा प्रत्येक माइटोकांडिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली का एक आवरण होता है। हमने पहले बता दिया है कि दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। एक बाहर का आवरण जो होता है वो चिकना होता है, और ये माइटोकांडिया को आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो देखो ये आपको दिख रहा बाहर का आवरण है, ये आपको हमने बताया चारों ओर एक दोहरी झिल्ली का एक आवरण होता है। और साथ में बताया माइटोकांडिया, इसी को हम कहते हैं माइटोकांड्रियल आवरण। तो ये जो है आवरण, ये प्लाज्मा झिल्ली की भांति होता है, इसका नाम होता माइटोकांड्रियल आवरण। तो यानी प्लाज्मा झिल्ली की भांति आवरण होता है जो वसा और प्रोटीन का बना होता है। यानी ये भी आवरण किसका बना होगा? ये आवरण जो बना होता है ये वसा और प्लस प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? वसा और प्रोटीन का। आवरण किसका बना होता है? वसा और प्रोटीन का बना होता है। यह फूलकर कई गुना बढ़ सकता है, मतलब ये फूलकर कई गुना बढ़ाया भी जा सकता है, ये स्वयं अपने आकार को बढ़ा सकता है आवश्यकता अनुसार। तथा अंदर की ओर, अंदर का जो आवरण होता है अंगुली के समान
क्रिस्टी रूपी आवरण होता है। और जो अंदर का होता है, अंदर का हमने बताया था, जो उंगली समान ये उभार आपको दिख रहे हैं, ये अंदर का आवरण होता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी। तो आपने देखा बाह्य आवरण चिकना होता है जो फूलकर बड़ा भी हो जाता है, अंदर का आवरण जो है कुछ इसमें गैप होते हैं, उंगली समान संरचनाएं बन जाती, जिसका नाम है क्रिस्टी। क्या नाम है? क्रिस्टी। तो इस प्रकार क्रिस्टी को समझ जाएंगे। इसके आगे लिखा क्रिस्टी की सतह पर 80 से 100 अंगस्टान, यानी इसकी सतह पर देखो, क्रिस्टी जो अंदर की ओर है, इसकी सतह पर ये लाल लाल जो हमने चित्र बना रखे हैं, ये लाल लाल जो चित्र हमने बना रखे हैं, ये प्यारे बच्चों क्या है? इन्हीं को हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या है? ऑक्सीसोम है। यहाँ पर देखो लिखा है, क्या लिखा है? क्रिस्टी की सतह पर 80 से 100 अंगस्टान लंबे अंदर की तरफ अनेक घुंडियां होती हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम या फिर क्या नाम दिया हमने? F1 कण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ये जो हमने ये संरचनाएं बना रखी हैं, क्या हैं? ये ऑक्सीसोम है, या इन्हीं को हम नाम देते हैं F1 कण। यहाँ पर देखो हमने नाम दे रखा है इनका ऑक्सी कण, या फिर नाम क्या है? F1 कण नाम देते हैं। इस प्रकार ऑक्सीसोम या F1 कण इनका नाम हम दे देते हैं। आगे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अर्ध तरल भरा रहता है, मतलब इसमें एक अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है, और इस अर्ध तरल पदार्थ को हम, ये जो नीला नीला भरा रखा है, इस अर्ध तरल पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कुछ एंजाइम, अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें कुछ एंजाइम, राइबोसोम और साथ में न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है फिर बच्चों? इसमें डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र भी कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? श्वसन का केंद्र होता है। यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जितने आपका जो कोशिका होती है उसके केंद्रक जो होता है, उस केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो डीएनए के बने होते हैं, जो द्विगुणन की क्षमता होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी संरचना है कोशिका के अंदर जिसमें भी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए उपस्थित होता है। समझ गए सभी लोग? तो अब हम चलते हैं, पुनः एक बार आपको रिवाइज करवाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी खोज वैज्ञानिक कुलकर्णी ने की थी। बाद में इसका नाम फेल्टमान ने बायोप्लास्ट रखा। सन 1897 ईस्वी में बेंडा महोदय ने इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसकी संरचना की बात की जाए, ये दोहरे आवरण की झिल्ली एक होती है। बाहर का आवरण होता है चिकना, जो आकार बढ़ाने में मदद करता है। अंदर का थोड़ा कर्वड हो जाता है, उंगली समान संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इस प्रकार आगे जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें एक अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है, और इस अर्ध तरल पदार्थ का नाम हम क्या देते हैं? मैट्रिक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स नाम देते हैं। और अंदर की जो उंगली समान संरचनाओं की भांति एक आवरण होता है, जिसका नाम हम क्रिस्टी देते हैं। और क्रिस्टी में कुछ घुंडी के समान संरचनाएं लगी होती हैं, इनका हम नाम देते हैं, क्रिस्टी का नाम देते हैं ऑक्सीसोम। यानी ऑक्सीसोम होते हैं जो श्वसन का केंद्र होते हैं, और इसमें श्वसन का केंद्र यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ भोजन का तोड़ा जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अब हम समझ लेते हैं कि कार्य क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। यानी जब माइटोकॉन्ड्रिया समझना है या कोई भी कोशिकांग समझना है बायोलॉजी में, तो उसका चित्र आपके माइंड में सेट हो जाए, और चित्र से ही पूरा जो फिगर है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो आपको दिख रहा है, पूरा आवरण हो गया, उंगली समान संरचना क्रिस्टी हो गई, अंदर एक द्रव भरा जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और ये घुंडी के समान संरचना है जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। बस हो गया, इतने तो आपको समझना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम चलते हैं कार्यों की ओर कि क्या कार्य। तो प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है, यानी कोशिका में ये क्यों है, क्या इसका काम है, और कोशिका में है तो हमारे शरीर के लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो कोशिका में जो इम्पोर्टेंस है वही हमारे शरीर के लिए। तो आइए चलते हैं, बहुत बेहतरीन, और इसका एक कार्य जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं, क्या है। तो हमने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे समझना होगा? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पोषक पदार्थ, अब पोषक पदार्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है,
प्रोटीन है। ये पोषक पदार्थ, इसके अलावा विटामिन, खनिज आदि भी होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा बनाने का काम करता है, आवश्यकता पड़ने पर वसा या प्रोटीन भी होते हैं। तो यानी मुख्यतः तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, यानी मुख्यतः कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। यानी ये पोषक पदार्थ जो ऊर्जा का निर्माण करता है। और जब श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन आएगी ब्लड के द्वारा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यानी यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगी, कोशिका के एक महत्वपूर्ण अंग है जो पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, वसा प्रोटीन सभी देते हैं ऊर्जा, लेकिन मुख्यतः वसा फैट का निर्माण करती, प्रोटीन जो है टूट फूट की मरम्मत करती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो ऊर्जा का निर्माण अतिशीघ्र करता है। आवश्यकता पड़ने पर वसा प्रोटीन भी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया करती है और इसी ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यानी ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा और यह ऊर्जा जो है, यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में बनती है। किस में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी को कहते हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये लिखा है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, फास्फेट के रूप में बनती है। और ये जो एटीपी होते हैं, इन्हीं को क्या नाम दिया गया है, इन एटीपी को ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। एटीपी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा के सिक्के, द करेंसी ऑफ एनर्जी, द करेंसी ऑफ एनर्जी हम कहते हैं एटीपी को। फिर लिखा है ऊर्जा का निर्माण करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बात समझनी है, ऊर्जा घर, और ऊर्जा जहाँ से मिलती है उसी को हम ऊर्जा घर कहते हैं। या बिजली जो घर होता है उसमें भी ऊर्जा पावर हाउस कहते हैं, यानी उसे हम पावर हाउस, बिजली घर या ऊर्जा घर भी कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या हो जाएगा, द पावर हाउस ऑफ सेल, द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा घर, बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होने के कारण इसे हम पावर हाउस कहते हैं। आपसे कभी पूछा जाए कि प्रश्न आ जाए कि ऊर्जा का घर हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं, तो आप कह सकते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल या ऊर्जा का घर कहते हैं। तो यहाँ पर आगे आप समझ गए होंगे। फिर लिखा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे श्वसन केंद्र भी कहते हैं। यानी श्वसन का इसे क्या कहते हैं, श्वसन का केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन का केंद्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यदि ऊर्जा ही ना मिले हमारे शरीर को तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकते हैं। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया वो क्रिया करेगी। तो देखो ये श्वसन की क्रिया हमने बताई है। यहाँ पर हमने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन आई है और इस ऑक्सीजन का आपस में योग होगा। साथ में हमने बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके मैट्रिक्स में एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम करेंगे किसमें, कोशिका को, इसमें जो ग्लूकोज है उसको तोड़ने में मदद करेंगे। तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बन जाएगा जल, और सबसे महत्वपूर्ण बनेगी ऊर्जा, जो किस रूप में बनेगी, एटीपी के रूप में बनेगी। तो ये आपकी कौन सी है, श्वसन की क्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आप लोग समझ गए होंगे, ग्लूकोज ऑक्सीजन को तोड़ता है एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूकोज के द्वारा ऑक्सीजन टूटती है एंजाइम की उपस्थिति में, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा बनता है जल, और साथ में महत्वपूर्ण ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना ऊर्जा के ना हम बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, सारे कार्य ऊर्जा के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को समझा, फिर हमने उसके कार्य बताए, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जब इतना आपको समझ में आ गया तो हमारे इससे
इससे पहले हमने कुछ वीडियो अपलोड किए, उनको भी देख लेना। इसके बाद भी हम अपलोड करते रहेंगे, आपको इसी तरह हम वीडियो देते रहेंगे। बस हमारे साथ आप बने रहेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको सही समय पर वीडियो प्राप्त हो जाए। यहाँ तक आपने विजिट किया उसके लिए धन्यवाद। शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।